thousands of human bones scattered around the shores of this lake. And that really is something which is exceptional. कहा जाता है कि हिमालय सिर्फ एक बर्फ से ढके हुए पहाड़ों का सिलसिला भर नहीं है, बल्कि एक जीवित कहानी है जिसमें बहुत सारी रहस्यमयी चीजें, मिस्ट्रीज और बहुत सारी सभ्यताएं इसके साथ जुड़ी हैं। और इन्हीं हिमालयन माउंटेन्स के छाती पे एक ऐसा लेक बसता है जो काफी मिस्टीरियस मालूम होता है। मतलब बाकी लेक के जैसे ही शांत दिखाई देता है अगर आप ठंड के दिनों में जाते हैं जब बहुत बर्फ पड़ी होती है, लेकिन गर्मी के दिनों में असली स्केलेटन लेक सामने आता है। मतलब एक ऐसा झील जिसमें सिर्फ बोन्स हैं, ह्यूमन बोन्स। इसे दुनिया जानती है स्केलेटन लेक के नाम से। और तुम मानोगे नहीं, इस झील के किनारे इंसानी हड्डियों के अवशेष हैं, यानी इंसानी रिमेन्स। हजारों सवालों के बीच एक ऐसी मिस्ट्री जिसका पता अभी तक पूरी तरह से हम नहीं लगा पाए। ये लोग कौन थे? एक साथ इतने सारे लोग मरे कैसे? एक अजीब सी मिस्ट्री फैली है इस झील के चारों तरफ। 1942 के दिनों में एच.के. मधवाल, जो कि एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर थे, वो निकले थे अपने नॉर्मल ड्यूटी पे जंगलों में सैर करने माउंटेन्स के बीच में। चलते चलते मधवाल एक छोटी सी झील पे पहुंचते हैं जो कि बिल्कुल 40 मीटर के डायमीटर के आसपास की थी। उस दिन नेचर ने, प्रकृति ने जो मधवाल के सामने राज खोला था, क्या वो हम आज भी पता लगा पाए हैं पूरी तरह से? इसके लिए तो आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और तुम मानोगे नहीं, मधवाल को सिर्फ हड्डियां दिखती हैं। मतलब एक ऐसा लेक जो इतने हाइट पे है और वहां पे इतने सारे इंसानी हड्डियों के अवशेष। नंदा देवी राज यात्रा एक ऐसी यात्रा जो आज भी 12 साल में एक बार करी जाती है, हर 12 साल में। और 280 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी ये यात्रा काफी स्ट्रगलिंग होती है। और कभी रूपकुंड इस यात्रा का एक पार्ट हुआ करता था। लोक कहानी यानी लोकल कहानियों के मुताबिक एक राजा रानी अपने प्रजा के साथ यात्रा पर निकले थे और यात्रा के दौरान उन्होंने देवी नंदा देवी को क्रोधित कर दिया और वो शिकार हुए इंटेंस हेलस्टॉर्म का, यानी ओले उन पे गिरे और उनके सिर विर पे चोट लगे और कहा जाता है कि इनसे उनकी मौत हुई थी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये कोई प्राचीन सेना का समूह था जो जंग के एक्सपेडिशन में कहीं पे जा रहा था और उन पे हेलस्टॉर्म होता है या फिर किसी वजह से उनकी मौत हो जाती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये कोई व्यापारियों का समूह था या फिर हो सकता है कि कोई बीमारी, महामारी इनको ले गई हो। लेकिन सच क्या है? साइंस के पास कुछ अलग कहानी है। फाइनली कुछ साइंटिस्ट मिलके डिसाइड करते हैं कि इस राज को वो खोल के रहेंगे, पता लगा के रहेंगे कि इतने सारे लोग एक साथ एक जगह पे मरे कैसे, वो भी इतनी ऊंचाई पे। इसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाई जाती है और बायो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज किए जाते हैं। आर्कियोलॉजी आपको पता होगा जिसमें काफी पुरानी चीजें या जमीन के अंदर जो भी चीजें दबी होती है उनको निकाल के जांच पड़ताल करा जाता है और लगाया जाता है पता है कि भाई टाइम कौन सा था जब ये यहाँ पे दफनाई गई थी। इनसे रिलेटेड और भी चीजें पता लगाई जाती है। वही बायो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज बायो और आर्कियोलॉजी को कंबाइन करता है, ह्यूमन स्टडी करता है, यानी ह्यूमन रिमेन्स, बोन्स, स्कल, ये वगैरह जो भी चीजें, और पता लगाया जाता है कि कौन सा ऐसा टाइम था जब ये मरे थे, दफनाए गए थे, या फिर डिजीज क्या था। बहुत कुछ उनसे पता लगाया जा सकता है। डीएनए एक्सट्रैक्शन, रेडियो कार्बन डेटिंग और स्टेबल आइसोटोप्स एनालिसिस करे गए। इन सभी टेक्निक्स का यूज करा गया ताकि पता चल सके कि आखिर मौत की क्या वजह थी और क्या टाइमिंग थी। सैंपल के तौर पे 38 स्केलेटन्स के जीनोम वाइड एंशिएंट डीएनए एक्सट्रैक्ट करे गए और उनमें पता चला कि 23 मेल्स थे और 15 फीमेल्स। मतलब इससे हमें अंदाजा मिलता
है कि ये कोई सिर्फ मेल ओनली मिलिट्री मिशन नहीं था, इसमें महिलाएं भी शामिल थी। शॉक तब लगा, सरप्राइज तब मिला जब पता चला कि 38 स्केलेटन जो हैं वो 3 अलग अलग जेनेटिक ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, यानी कि 3 अलग अलग प्रजाति के लोग। अब चीज़ों को थोड़ा सिस्टमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं और इन तीनों ग्रुप्स को रूपकुंड ए, रूपकुंड बी और रूपकुंड सी बोलते हैं। सबसे पहला ग्रुप, इसमें 23 लोग थे। इनका डीएनए एनालिसिस बताता है कि ये प्रेजेंट डे साउथ एशियन लोग के जैसे थे, जैसे भारत, नेपाल और भूटान के लोग होते हैं। और रेडियो कार्बन डेटिंग की हेल्प से इनके उम्र का पता लगाया जाता है, यानी कि कौन से सेंचुरी में ये आए थे। तो पता चलता है कि ये 7th से 10th सेंचुरी के आसपास यहाँ पे आए थे, यानी वो पहाड़ पे। इस लेक से कई माइथोलॉजिकल और साइंटिफिक कई रिसर्च स्टडीज। और अगली बात सबसे ज़्यादा हैरान करती है कि जो 14 लोग और थे, यानी 3 ग्रुप्स में से जो दूसरा ग्रुप था, ग्रुप बी, रूपकुंड बी, उसमें भाई ग्रीक एंसेस्ट्री के लोग थे, यानी कि जो लोग ग्रीस से आए हों। अब आप सोच सकते हैं कि हिमालय जैसे इतने ऊंचाई पे, वो भी भारत देश में इतने दूर से, कोई ग्रीस से यहाँ पे क्यों आएगा? कोई ग्रीक एंसेस्ट्री का लोग यहाँ पे मतलब क्या करने आएगा? यूरेशियन लोग यहाँ पे करने क्या आएंगे? बहुत सारी ऐसी थियरीज दी जाती हैं कि हो सकता है कि ये कोई ट्रेड रूट हो, या फिर हो सकता है कि वो कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे जा रहे हो, क्योंकि हिमालय स्पिरिचुअलिटी के लिए काफी फेमस है। हम जब भी कुछ भी नहीं होता है हमसे तो बोलते हैं भाई हिमालय पहुंच जाएंगे और फिर साधना वाधना करने लगेंगे। लेकिन ट्रेड रूट वाला जो लॉजिक है वो इलॉजिकल लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा ऊंचे माउंटेन पे कोई ट्रेड रूट हो, नहीं समझ में आता इसके पीछे क्या लॉजिक है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी समझ में आता है। हो सकता है कि वो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे कहीं जा रहे हो, एक यात्रा के तौर पे। हो सकता है कि वही लोग हो जो नंदा देवी राज यात्रा पे जा रहे हो सकता है कि वो वहाँ पे उसी कारण से आए हो। और तीसरे ग्रुप में सिर्फ एक इंसान था जिसका डीएनए साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि म्यांमार, थाईलैंड के लोगों से मिलता है। और जो ग्रुप सी और बी था, यानी रूपकुंड बी और सी, वो 1800 CE में आए थे, यानी कि पूरे 1000 साल का डिफरेंस है दोनों के यहाँ पे आने में। मतलब पहाड़ पे पहुंचने में भाई 1000 साल का डिफरेंस है। वो एक साथ यहाँ पे नहीं आए थे, यानी कि जो इतनी सारी मौतें हुई हैं वहां पे, वो एक साथ नहीं हुई है। दैट इज द टाइम डिफरेंस। एक ओस्टोलॉजिकल रिपोर्ट के मुताबिक, यानी स्टडी ऑफ बोन से पता चला कि जो स्केलेटन्स थे कुछ, उन पे इंटेंस कंप्रेस्ड फ्रैक्चर्स मिले थे। ऐसा लगता है जैसे कोई भारी चीज हो उनके सर पे गिरा हो। और यहाँ से हेलस्टॉर्म वाली थियरी समझ में आती है। हो सकता है कि हेलस्टॉर्म ही वो वजह हो जिनके कारण इंटेंस फ्रैक्चर उनके सिर पे देखने को मिलता है, क्योंकि हिमालयन माउंटेन्स में हेलस्टॉर्म, ओले गिरना काफी कॉमन है। अगर 10 से 15 सेंटीमीटर का ओला गिरता है, जो कि लोकल्स भी आगे बताते हैं कि काफी बड़े बड़े ओले भी कभी कभी गिरते हैं, तो भाई सिर पे उतना बड़ा जख्म और मौत तय है। लेकिन एक चीज और क्लियर थी कि सब के सब हेलस्टॉर्म के शिकार नहीं थे। सबकी मौत सिर्फ इंटेंस फ्रैक्चर से नहीं हुई थी, और टाइम डिफरेंस के साथ मौत का तरीका भी अलग था। लेकिन इन सब बातों का रिलेवेंस उतना ही है जितना हमें स्कूलों में थ्योरी पढ़ाया जाता है। पर ये सवाल उठता है कि ग्रीक एंसेस्ट्री वाले लोग हिमालय तक पहुंचे कैसे और क्यों? क्या ये कोई कॉलोनियल एरा का कोई ट्रैवल एक्सपीडिशन था, या कोई ट्रेड रूट, या फिर हो सकता है कोई इलाइट यूरोपियन ट्रैवलर्स हो? कुछ लोग मानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के दौरान कुछ इलाइट यूरोपियन स्पिरिचुअल क्वेस्ट के चक्कर में हिमालय जाया करते थे। हो सकता है कि ये लोग वही हो और इसी वजह से वहाँ पे गए हों।